नूरा का राजकुमारी पर जाल फेंकना। अमर, विजय और दरोगा सौरभ इस वक्त एक खूंखार शेर से बचने के लिए एक विशाल पेड़ पर चढ़ गए थे और वो शेर भी पेड़ पर चढ़ता जा रहा था। दरोगा सौरभ द्वारा बोले गए मंत्र भी काम नहीं कर रहे थे। फिर उसने फैसला कर लिया था कि अपने द्वारा पकड़े गए सम्मोहित पक्षी से अभी शेर पर हमला करवाएगा और उसने उस पक्षी को अपने थैले से बाहर निकाल दिया था। अमर, अब छोड़ भी दीजिए दरोगा साहब, इसे तो बाद में भी पकड़ा जा सकता है। अगर जान ही नहीं रही तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। दरोगा सौरभ, जा पक्षी और इस शेर को मारकर नीचे गिरा दे, यह मेरा आदेश है। और उसे उड़ा देता है। पक्षी हवा में मंडराता है और फिर एकदम उसकी आवाज बहुत भारी हो जाती है। ऐसा लग रहा था उस पक्षी के गले से सैकड़ों पक्षियों की आवाज मिलकर निकल रही हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शेर की आवाज दब के रह गई। शेर भी घबराकर उस पक्षी की तरफ देखने लगा और फिर उस पक्षी ने उस शेर पर हमला बोल दिया और उसकी पीठ पर अपने पंजे गड़ा दिए और उसे हवा में उठाकर ले गया। पेड़ पर बैठे दरोगा सौरभ, विजय और अमर तो हैरान हो गए। उस छोटे से पक्षी को यह कारनामा करता हुआ देखकर उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या कोई मंत्र शक्ति से बंधा पक्षी इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इतने विशाल शेर को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाए? और फिर उस पक्षी ने उसे आकाश से जमीन पर फेंक दिया। शेर लहराता हुआ जमीन की तरफ बढ़ता है और जमीन से टकराकर ढेर हो जाता है। उसके प्राण निकल चुके थे और वहां जितने भी शेर पेड़ के नीचे जमा थे वो सब चूहे की तरह वहां से भाग निकले थे। दरोगा सौरभ, आ जाओ अब दोबारा से इस थैले के अंदर। और वो पक्षी उड़ता हुआ दोबारा से थैले में चला जाता है। सौरभ उसे जल्दी से बांध देता है। अमर, ये तो बड़ा जबरदस्त निकला, मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विजय, चलो अब यहां से जल्दी से निकल चलते हैं। अमर, हाँ चलो, अब यहां देर तक रुकना ठीक नहीं। और फिर तीनों तेजी से वृक्ष से नीचे उतर आते। दरोगा सौरभ, मुझे लगता है गुरुजी ने जानबूझकर मुझे यही तंत्र ज्ञान दिया, इसलिए ही यह विद्या सिखाई थी ताकि मैं मुसीबत के समय इसका प्रयोग कर सकूं। अब मैं बेवजह इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, जब जरूरत होगी तभी उसे प्रयोग में लूंगा। अमर, चलो, पक्षी भी हमारे पास है और शेर भी मारा जा चुका है। ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलो अब। और तीनों जंगल से बाहर निकलकर उस तरफ बढ़ जाते हैं जहां तांत्रिक चित्रदेवा अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने से कुछ समय पूर्व तांत्रिक नूरा अपने शिष्य सुरा के साथ राजा की गौरव यात्रा की तरह रथ पर सवार महल के बड़े गेट के सामने आ पहुंचा था। द्वारपाल रथ पर सवार राजकुमार के समान दिखने वाले तांत्रिक नूरा को देखकर थोड़ा सा एहसास हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता इस वक्त बिना किसी निर्देश के हमारे द्वार पर यह कौन से राज्य का राजकुमार आ पधारा है। तांत्रिक नूरा, जाओ सुरा और द्वारपाल को जाकर बोलो कि दूर देश से राजकुमार नूरा आए हैं और अब कुछ दिन इसे राजमहल में डेरा डालेंगे, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। सुरा, जी राजकुमार नूरा, मैं अभी गया। और वो रथ से उतरकर द्वार पर खड़े द्वारपालों के पास जाता है। द्वारपाल, आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं मान्यवर? सुरा, ये हमारे राजकुमार नूरा हैं और मैं इनका अभिन्न छोटा भ्राता सुरा हूं। हम आपसे महाराज के महल में रुकने की व्यवस्था की मांग करते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं और अब थोड़े दिन आपके यहां विश्राम करना चाहते हैं, फिर हम आगे का सफर तय करेंगे। आप अपने महाराज तक हमारे आने की खबर भिजवा दीजिए। द्वारपाल, ठीक है, मैं अभी यह खबर महाराज नरवीर तक पहुंचा देता हूं। अगर वे हमें आज्ञा देंगे तो हम आपको आदर सहित अंदर ले जाएंगे, तब तक आप यहीं रुकने का कष्ट करें। सुरा, ठीक है, पर जल्दी हमारा संदेश महाराज तक पहुंचाया जाए। द्वारपाल, जैसे आपकी आज्ञा। और द्वार के अंदर खड़े सैनिक को महाराज तक राजकुमार नूरा के आने की खबर भिजवा देता है। कुछ समय बाद सैनिक महाराज नरवीर के सामने खड़ा था। महाराज नरवीर, हाँ बोलो सैनिक, क्या खबर लेकर आए हो? सैनिक, महाराज, हमारे पूरब के द्वार पर राजकुमार नूरा, जो दूर देश के राजकुमार हैं, आए हुए हैं। वे चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप उन्हें अपने यहां अतिथि के रूप में रख लें, उसके बाद वे आगे का सफर तय करेंगे। महाराज नरवीर, क्या राजकुमार नूरा दूर देश से आए हैं और हमारे यहां थोड़े दिन रुकना चाहते हैं? और फिर अपने सेनापति की तरफ देखते हैं।
जाओ सेनापति, पहले तुम राजकुमार नूरा को अच्छी तरह से जांच परख लो। अगर ठीक लगे तो उसे हमारे यहां रुकने की इजाजत है, वरना द्वार से ही चलता कर देना। सेनापति, ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर जांच पड़ताल कर लेता हूं। और उठकर सभा से निकल जाता है। द्वार पर तांत्रिक नूरा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या उनका इरादा हमें अंदर ले जाने का नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं अभी इस महल के ऊपर काला जादू चला देता हूं। कुछ ही वर्षों में यह महल खंडर में बदल जाएगा। सुरा, अभी सैनिक खबर लेकर गया है, कुछ देर में जवाब आ जाएगा गुरुदेव। और मुझे लगता है कि महाराज को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। अब बाकी उनकी मर्जी कि वो हमें अपना अतिथि बनाते हैं या नहीं। तांत्रिक नूरा, वो खूबसूरत लड़की मेरे दिल और दिमाग में बस गई है। उसे प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, और मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं हर हद पार कर जाऊंगा उस पर। उस खूबसूरत लड़की को अपना बना कर रहूंगा। सुरा, जी गुरुदेव, आपसे बचकर कौन जा पाया है, तो ये लड़की कैसे बचकर निकल जाएगी? बहुत जल्द ये भी आपकी तंत्र शक्ति में उलझ कर रह जाएगी और आपके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन जाएगी। तभी द्वार खुलता है और इन दोनों का ध्यान भी द्वार की तरफ हो जाता है। अंदर द्वार से घोड़े पर एक वरिष्ठ व्यक्ति, जो सेनापति ही था, इन दोनों के रथ की तरफ बढ़ता है और उसके साथ कुछ सैनिक भी आ रहे थे। सेनापति, राजकुमार नूरा को सेनापति आदित्य का हाथ जोड़कर नमस्कार। आप कहां से आए हैं राजकुमार? सुरा, हमारे राजकुमार दूर देश करीबा के राजकुमार हैं और हम विश्व भ्रमण पर निकले हैं और आज आपके राजमहल के दरवाजे पर खड़े हैं ताकि कुछ दिन विश्राम करके हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ करें। सेनापति आदित्य, ठीक है राजकुमार, पर हमारे महल के अंदर प्रवेश करने से पहले आप लोगों को अपने सभी शस्त्र जमा कराने होंगे। महल में किसी को भी शस्त्र के साथ रहने की इजाजत नहीं है। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो आप अंदर आ सकते हैं, वरना आप आगे जा सकते हैं। तांत्रिक नूरा, आपके कहने का मतलब है कि हम अपने हथियार आप लोगों को दे दें। सेनापति आदित्य, हां, आप लोगों को ऐसा ही करना होगा, हमारे महल का यही रिवाज है। तांत्रिक नूरा और सुरा की नजर आपस में मिलती है, फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तांत्रिक नूरा, ठीक है सेनापति, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। हम अपने सभी हथियार आपको जमा कराते हैं और जब हम यहां से जाएंगे तो आपको हमारे हथियार लौटाने होंगे। सेनापति, ठीक है, हम उस वक्त आपको लौटा देंगे। तांत्रिक नूरा, सभी अपने हथियार सेनापति आदित्य को जमा करा दें और अपनी कमर से तलवार और चाकू निकालकर सेनापति की तरफ बढ़ा देता है। फिर उसकी सारी सेना भी अपने हथियार जमा करा देती है। सेनापति आदित्य, आइए राजकुमार और सुरा, आप हमारे खास मेहमान हैं। हम आपको अपने सबसे बड़े अतिथि गृह में रखेंगे और आपको हर सुख सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तांत्रिक नूरा का शानदार रथ द्वार से अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके सभी मायावी सैनिक भी। सुरा, गुरुदेव, मजा ही आ गया। मुझे तो लगा था शायद हमें अंदर ना आने दिया जाए, पर यहां तो हमें अंदर प्रवेश करने दिया गया। और फिर उसकी नजर दूर बगीचे में खड़ी उसी खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है। वो उसे देखता रह जाता है। तांत्रिक नूरा की नजर भी उसी तरफ जाती है और अपने शिष्य को उधर ताड़ते देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। क्या देख रहे हो सूरा उधर? ये वही लड़की है, समझे तुम? अपनी नजर उससे दूर ही रखो। सुरा, माफ करना गुरुदेव, मुझे लगा कोई और लड़की है और आपके साथ साथ अब मेरी भी शहनाई यहां बच जाएगी। पर चलो, अब अगर वो आपकी वाली है तो मैं अब इसकी तरफ नहीं देखूंगा। और फिर मुस्कुराता है। तांत्रिक नूरा, ठीक है, और फिर प्यासी नजरों से बगीचे में खड़ी उस लड़की को देखने लगता है। सेनापति उन्हें महल के पीछे की तरफ बने विशाल अतिथि गृह में ले जाता है और उन्हें उनका कक्ष दिखा देता है। फिर उनकी सेवा के लिए नौकरों की व्यवस्था करके वहां से चला जाता है। तांत्रिक नूरा, तुम यहीं आराम करो, मैं जरा उस तरफ बगीचे में घूम कर आता हूं और राजकुमारी को प्रभावित करने की कोशिश करता हूं। सुरा, पर गुरुदेव, प्रभावित करने की क्या जरूरत है? आप तो उसे सीधा सम्मोहित भी तो कर सकते हैं, वो आपके इशारों पर नाचने लगेगी। तांत्रिक नूरा, कितनी बार तुम्हें मैंने बताया कि तंत्र विद्या में ऐसा नहीं चलता है। अगर मैंने इस लड़की को सम्मोहित करके फिर तंत्र साधना की तो वो तंत्र साधना इतना प्रभावी नहीं होगी, और अगर मैंने इसे अपने प्रेम से वश में कर लिया और उसकी मर्जी से तंत्र साधना की
फिर तुम देखो मेरी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सुरा, जी गुरुदेव, मुझे माफ करना, मेरे ध्यान से यह बात उतर गई थी। तांत्रिक नूरा, जब मैं इस खूबसूरत राजकुमारी के साथ हवन करूंगा तो मुझे अपार शक्तियां प्राप्त होंगी। सुरा कुछ सोचता है। गुरुदेव, एक बात कहूं? तांत्रिक, हाँ बोलो, जो बोलना है। सुरा, गुरुदेव, मैं भी आपके साथ तांत्रिक हवन में शामिल होना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं भी कोई सुंदर सी स्त्री देखकर उससे प्रेम विवाह कर लूं और उसकी मर्जी से तांत्रिक हवन करूं। आपका क्या विचार है इस बारे में? तांत्रिक नूरा अपने शिष्य के चेहरे की तरफ देखता है। अभी मैं बगीचे में जा रहा हूं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और तेजी से कमरे से बाहर प्रस्थान कर जाता है। बगीचे में इस वक्त राजकुमारी अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। ढलते सूरज की रोशनी उसके चेहरे और बदन को किसी स्वर्ण की भांति चमका रही थी। उसकी सुंदरता इतनी आदित्य थी कि देखने वाला वैसे ही सम्मोहित हो जाए। तांत्रिक नूरा अपनी तंत्र शक्ति के बल पर बेहद खूबसूरत नवयुवक का रूप धारण कर चुका था। अब टहलते हुए वो बगीचे के उसी हिस्से में आ गया था जहां राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगिया का आनंद ले रही थी। राजकुमारी की नजर उस हद से ज्यादा खूबसूरत और जवान नवयुवक पर पड़ती है, और वो भी उसे ध्यानपूर्वक देखने लगती है कि आज बगीचे में ये कौन नवयुवक आ गया है, और ये है कौन? राजकुमारी, उधर देखो सखियों, कौन है वो नवयुवक? जाओ, उसे हमारे पास बुलाकर लाओ। सखी, ठीक है राजकुमारी, और तेजी से एक तरफ घूम रहे तांत्रिक नूरा के पास आ जाती है। तांत्रिक नूरा उसे देखकर थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जी कहिए, आपको मुझसे कुछ काम है? राजकुमारी की सखी तांत्रिक नूरा के चेहरे और मुस्कुराहट पर फिदा हो जाती है। जी, आपको हमारी राजकुमारी बुला रही है, आइए। तांत्रिक नूरा, ओह ये बात है, चलिए मिल लेते हैं यहां की राजकुमारी से भी, और उस दासी के पीछे चल देता है। राजकुमारी उस नवयुवक को अपनी तरफ आता देखकर अजीब सा महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई प्रभाव उसे विवश कर रहा हो लचने के लिए। न चाहते हुए भी राजकुमारी की नजर उस नवयुवक के ऊपर ही जा रही थी। वो अपनी नजर बचाना चाहती थी, पर फिर भी नवयुवक से नजर हटा नहीं पा रही थी। नवयुवक राजकुमारी शिल्पा के पास आकर खड़ा हो जाता है। राजकुमारी जी, आपने मुझे बुलाया? आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। राजकुमारी शिल्पा उस नवयुवक की आवाज सुनकर हैरान रह गई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा इस महल में। तांत्रिक नूरा, मैं दूर देश का राजकुमार हूं और पृथ्वी भ्रमण पर निकला हूं, पर मेरी सेना और मैं काफी थक गए थे, इसलिए हमने आपके महल में रुककर विश्राम करने की योजना बना ली। अब कुछ दिनों बाद हम यहां से आगे सफर पर निकल जाएंगे। और मुस्कुराकर राजकुमारी को देखता है। राजकुमारी शिल्पा की तो नजरें अब तांत्रिक नूरा के चेहरे पर ही लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तांत्रिक नूरा की दीवानी होती जा रही है। तांत्रिक नूरा ने कोई सम्मोहन नहीं चलाया था, पर फिर भी राजकुमारी शिल्पा के मन मस्तिष्क में तांत्रिक नूरा की तस्वीर बनती जा रही थी, और इसका कारण था तांत्रिक नूरा का बेहद खूबसूरत रूप रंग, जिसने नवयुवती राजकुमारी शिल्पा के मन में उसके प्रति प्रेम के बीज को अंकुरित कर दिया था। सखी धीरे से राजकुमारी के कान के पास आकर, क्या हुआ राजकुमारी जी, ऐसे क्यों देख रही हैं उसे? उसे कैसा लगेगा, आपके बारे में क्या सोचेगा वो? राजकुमारी शिल्पा एकदम से हैरान हो जाती है कि वो क्या कर रही थी, और उसके होठों पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। उसने अपने आंचल से अपना चेहरा थोड़ा ढक लिया ताकि चेहरे के भाव सामने खड़ा नवयुवक पढ़ न पाए। तांत्रिक नूरा, राजकुमारी जी, आपने मुझे बुलाया, कहिए क्या कहना है आपको? और अपनी नजरों से प्रेम के तीर राजकुमारी पर छोड़ता है। राजकुमारी शिल्पा, आप पृथ्वी भ्रमण पर निकले हैं, फिर तो आपने बहुत से राज्यों को देखा होगा, बहुत से लोगों से मिले होंगे। कैसा लगा आपको उन लोगों से मिलकर? तांत्रिक नूरा, क्या कहूं राजकुमारी जी, बहुत से लोग मिले और बहुत सी जगह देखी है मैंने, पर आपके इस महल से खूबसूरत मैंने किसी और महल को नहीं देखा, और ना ही इतनी खूबसूरत राजकुमारी को। राजकुमारी शिल्पा उसकी बात सुनकर थोड़ा सा और शर्मा जाती है, और उसकी सभी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ती है।
तांत्रिक नूरा, आपका नाम क्या है राजकुमारी जी? मैंने अभी तक नहीं पूछा। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। राजकुमारी, मेरा नाम शिल्पा है और मैं यहां के महाराज नरवीर की इकलौती पुत्री हूं। तांत्रिक नूरा, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं तो यहां आपका ये उपवन घूमने आया था। मुझे यहां के फूल बहुत ही आकर्षित कर रहे थे, पर मुझे क्या मालूम था कि यहां आकर मुझे इतने खूबसूरत फूल से मुलाकात हो जाएगी। बगीचे में आपसे खूबसूरत फूल अभी कोई भी नहीं है। राजकुमारी शिल्पा, उसकी बात सुनकर, आप कौन से देश से आए हैं? क्या वहां ऐसे ही तारीफ की जाती है राजकुमारियों की? तांत्रिक नूरा, तारीफ तो हम सिर्फ आपकी ही कर रहे हैं, और आज से पहले किसी की तारीफ हमसे हुई भी नहीं। और फिर मन ही मन, बाबा क्या डायलॉग मारा है मैंने, पहली बार, मजा आ गया। राजकुमारी शिल्पा, हम आपकी इस गुस्ताखी की शिकायत पिताजी से करेंगे, तो आपको बहुत बुरा दंड देंगे। तांत्रिक नूरा, राजकुमारी जी आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपके इस बगीचे के सब फूल भी सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने सच्चे मन से आपकी तारीफ की है, और जो सच्चे मन को दुख पहुंचाता है उसे सजा अवश्य मिलती है। और मन ही मन में, वाकई में दिल राजकुमारी का दीवाना हो गया है, तभी ऐसे डायलॉग मुंह पे आ रहे हैं। राजकुमारी शिल्पा उसे तिरछी नजरों से देखती है। अच्छा, तो मेरे शिकायत करने से इस बगीचे के सभी फूल सूख जाएंगे। चलिए फिर देख ही लेते हैं, आपने मेरी सच्चे मन से तारीफ की है या मेरा दिल बहलाने के लिए। फिर एक तरफ अपनी सखियों के साथ चल देती है। तांत्रिक नूरा उसे जाते हुए देखता है और उसके होठों पर तीखी मुस्कान आ जाती है। वो भी महल के पीछे की तरफ बने विशाल अतिथि भवन की तरफ पड़ जाता है। सुरा आराम से बैठा स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा रहा था। तरह तरह के व्यंजन टेबल पर सजाए गए थे। अपने गुरुदेव को आता देखकर सुरा थोड़ा सा सकपका जाता है, क्योंकि उसने अपने गुरु का भी इंतजार नहीं किया भोजन करने के लिए। सामने टेबल पर इतने स्वादिष्ट व्यंजन रख दिए गए थे कि वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया, और उन पर किसी भूखे जानवर की तरह टूट पड़ा था। वैसे भी वो अपना जीवन लंबे समय से जंगल में ही काट रहा था, और उसने ऐसे पकवान कभी नहीं चखे। तांत्रिक नूरा सीधा उसी के पास आ जाता है, और उसे इस तरह खाता हुआ देखकर, आराम से खाओ, इतनी जल्दी क्या है, भोजन कोई भाग थोड़ी जाएगा। अब तो हमें कई दिन तक ऐसा ही भोजन खाना है। फिर एक तरफ बैठकर वो भी नौकर को अपने लिए भोजन लगाने के लिए बोलता है। सुरा, गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मैंने आपका भोजन पर इंतजार नहीं किया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको खाना खिलाए बगैर मैंने खाना खा लिया। तो मैं क्या करता, इस भोजन की खुशबू ने मुझे व्याकुल कर दिया था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तांत्रिक नूरा, अरे कोई बात नहीं, ये तो तुम मेरे शिष्य बनकर मत रहो, यहां तो तुम मेरे सिर्फ छोटे भाई बनकर रहो, तभी हमारी ये नकली वास्तविकता बनी रहेगी। वरना कहीं धोखे से तुमने मुझे कभी गुरुदेव बोल दिया तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तुम मुझे यहां सिर्फ अपना भाई नूरा ही बोलो, समझ गए? चलो अब खाओ और आनंद उठाओ इस भोजन का। अब तो मेरा पेट भी व्याकुल हो गया है ये सब पकवान देखकर। और फिर दोनों गुरु चेला राजभोग पर टूट पड़ते हैं, और वहां उनकी सेवा में लगे सेवक उन दोनों को देखकर बेहद हैरान हो रहे थे, क्योंकि उनका यह आचरण बिल्कुल भी राजकुमारों के जैसा नहीं लग रहा था। सेवक दूसरे सेवक से बेहद धीरे से, क्या ये दोनों वाकई में राजकुमारी ही हैं? कहीं कोई लुटेरे तो नहीं जो राजकुमारों का भेष बदलकर हमारे महल में आ गए? दूसरा सेवक, अरे नहीं, तूने बाहर देखा नहीं इनका रथ? हमारे महाराज से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। और इनके सैनिकों के वस्त्र देखे कितने बहुमूल्य हैं, और एक हमारे सैनिकों के वस्त्र जो कई सालों से बदले ही नहीं गए। पहला सेवक, हाँ तुम्हारी ये बात तो ठीक है, पर इनका ये खाने का तरीका मुझे बिल्कुल भी सभ्य राजकुमारों की तरह नहीं लग रहा। दूसरा सेवक, अरे बहुत लंबे सफर से आए हैं, पृथ्वी भ्रमण पर निकले हुए हैं, जाने कब से भोजन नहीं किया होगा, शायद इसलिए अपनी भूख मिटा रहे। पर तुम देखना, ये हम दोनों को यहां से जाते वक्त ढेर सारा धन देकर जाएंगे, इसलिए मेरी बात मानना और इन दोनों की सेवा में कोई कमी मत छोड़ना। पहला सेवक, ठीक है, मैं सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।